बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान ख़ान हूँ। अहमद मीर पे बात इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि मामला मुल्की सलामती के इदारों का है और रेड लाइन क्रॉस हो गई है। हम सहाफ़ियों को ये बताया जाता है कि ये बात आपने करनी है और ये वाली बात आपने नहीं करनी। ये वो रेड लाइन्स हैं जिनको क्रॉस नहीं किया जाना चाहिए। वो मुल्की सलामती के मामलात होते हैं और उनका ख्याल तमाम सहाफ़ी रखते हैं। माजी में अहमद मीर भी रखते रहे हैं और बहुत ज़्यादा रखते रहे हैं, बल्कि बाकी सहाफ़ियों को भी बताते रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए अच्छा और ये बुरा है। तो अहमद मीर साहब ने वो रेड लाइन क्रॉस की है। करने की वजह मैंने आपको बता दी थी कि उनको पहले से पता था कि उनके खिलाफ एक्शन होने वाला है, लिहाजा उन्होंने मुद्दा फ़ौज पे डालने के लिए, अपने आप को हीरो बनाने के चक्कर में, इस मामले को बहुत बड़ा करने के लिए जर्नैलों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ वो जितना कुछ उन्होंने कहा वो सारा कुछ आपने सुना है। और वो कौमी सलामती के इदारे के ख़िलाफ़ एक तौहीन आमेज़ रवैया था और एक ऐसे इल्ज़ामात का पुलंदा था जिनके कोई सबूत उनके पास नहीं थे। अब अहमद मीर साहब ने एक ट्वीट किया, उसमें उन्होंने कहा वंस अपॉन अ टाइम इमरान खान पीटीआई उन्होंने उनको एट द रेट ऑफ, उसके बाद उन्होंने लिखा ताकि इमरान खान इस ट्वीट को देख सकें और उनको वहाँ पे मेंशन किया। एंड आई यूज्ड टू फाइट फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस टुगेदर इन पाकिस्तान व्हेन आई वाज बैंड इन 2007 ही स्टूड बाय मी, नाउ ही इज़ प्राइम मिनिस्टर एंड आई एम बैंड अगेन माई कॉलम इन गार्डियन। वो कह रहे हैं गार्डियन में मैंने उस पर कॉलम लिखा था। एक वक्त था जब इमरान खान मेरे सामने मेरे साथ खड़े थे आज़ादी सहाफ़त के लिए 2007 में, जब मुझे बैन कर दिया गया था, लेकिन आज वो वज़ीर आज़म है और मुझे दोबारा बैन कर दिया गया। तो एक तो इस चीज़ को क्लियर करें कि हामिद मीर को किसी ने बैन नहीं किया, ना पैमरा ने बैन किया है, ना रियासत पाकिस्तान ने बैन किया है, ना रियासत पाकिस्तान के किसी इदारे ने उनको रिस्पॉन्ड किया है। हामिद मीर को उनके अपने इदारे ने ऑफ एयर किया है। बैन करने में, ऑफ एयर करने में बहुत फ़र्क है। हामिद मीर चाहें तो किसी और प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। यानी बैन तो ऐसा किया जाता है ना कि ये बैंड आदमी है, ये किसी टीवी चैनल पे ना आए, इसको ARY भी नहीं लेगा, इसको दुनिया भी नहीं लेगा, एक्सप्रेस भी नहीं लेगा, GNN भी नहीं लेगा, कोई इसको नहीं लेगा, समा भी नहीं लेगा, आज TV भी नहीं लेगा। फारग है ये बंदा, इसको कोई टीवी चैनल अपने सामने नहीं बिठाएगा। ऐसा कोई बैन तो लगा नहीं। बैन का मतलब होता है उस शख्स को बैन कर दिया जाए कि ये टीवी पे नहीं आ सकता, या उसका प्रोग्राम बैन कर दिया जाए कि इसका ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया है। हामिद मीर साहब को बैन नहीं किया गया, उनका प्रोग्राम चल रहा है, उनके इदारे ने उनको ऑफ एयर किया है। इन अब ये बंदा फिलहाल हमें वारा नहीं खाता, इसको हम ऑफ एयर कर रहे हैं। तो ये पहला झूठ है जो पकड़ा गया है कि वो कह रहे हैं मेरे पे बैन लग गया। उनके ऊपर बैन नहीं लगा और ना हुकूमत ने उनका चैनल बंद किया है। वज़ीर इत्तलात ने क्लियरली कह दिया था कि यू आर नॉट बैंड। ये आपके इदारे की ख्वाहिश है कि आपको प्रोग्राम करने दें या ना करने दें, आप किसी और चैनल में जाके प्रोग्राम कर दें अगर आपका चैनल आपको बंद कर रहा है तो। अब हामिद मीर साहब ने ये एक ट्वीट किया, उसका जवाब मैंने आपको बता दिया, लेकिन मीर साहब ने माफ़ी मांगने का इशारा दिया है और इसमें जो उनका ट्वीट है वो ज़रा आप देख लें। वॉइस ऑफ अमेरिका को इन्होंने एक इंटरव्यू भी दिया था। उन्होंने कहा इफ़ दे अरेस्ट द पर्सन्स हु अटैक्ड असतूर देन आई एम रेडी टू अपोलोजाइज। उनको सहाफ़ी को जिसने मारा था, जिन लोगों ने, अगर उन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाए तो फिर मैं तैयार हूं माफ़ी मांगने के लिए। अब ये हामिद मीर साहब क्यों कह रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूं, इस पर मैं आता हूं, लेकिन पहले आप देखें, उनको ऐसा लगा था कि पूरा मुल्क उनके साथ खड़ा हो जाएगा। हामिद मीर को यह लगा था कि पीपल्स पार्टी, PMLN, मौलाना फजलुर रहमान साहब, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उनके साथ खड़ी हो जाएंगी और ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला बन जाएगा। पाक फौज दीवार के साथ लग जाएगी और हामिद मीर एक बहुत बड़ी मुज़ाहमत का इस्तारा बन जाएंगे। मगर ऐसा हुआ नहीं। उनके अपने इदारे के लोगों ने इदारे के मुंतज़मीन को ये शिकायतें लगाई कि जनाब ये शख्स अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमारे कंधे इस्तेमाल कर रहा है, इस इदारे के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रहा है और हम सबकी नौकरियां भी खतरे में हैं। लोग हमारे बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं और रिएक्शन हमें भुगतना पड़ता है। जो कुछ हामिद मीर साहब अपनी ज़ाती लड़ाई में कर रहे हैं तो ये अपनी बंदूक अपने कंधे पे रखें। इस किस्म की चीज़ें उनके इदारे के अंदर, और लोग कह रहे हैं, ये बाकायदा व्हाट्सएप के ऊपर लोगों की गुफ्तगू हो रही है। हामिद मीर साहब को यह भी लगा कि वो सियासी जमातों को भी इस लड़ाई में खींच लाएंगे। यानी उनको PDM की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है ज़ख्मी सहाफ़ी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछें, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हों। तो उस सहाफ़ी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी, मारना नहीं चाहिए था।
तो वो उस पर वो कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब ने जो ये मुबैना तौर पे उन्होंने ये रोल प्ले किया कि पीडीएम और पीपल्स पार्टी के लोग उस सहाफ़ी के घर में जाएं, वरना इससे पहले ऐसा नहीं होता रहा ज़्यादातर। लेकिन जिस तरह ये इकट्ठे होकर गए हैं, ये भी एक मिसाल है। तो हामिद मीर साहब ने उस पर रोल प्ले किया था ताकि ये मसला मज़ीद मजबूती के साथ उठाया जाए। मगर सियासी जमातों की इस वक्त की जो सूरत हाल है वो मुख्तलिफ है। इस वक्त वो अपने अपने एनआरओ के चक्कर में है। उस पर मैं आपको बताता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं और पीएमएलएन के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। और उनके अंदर से तो बहुत ही मज़ेदार खबर आई, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ पीएमएलएन की और जो वो कर रहे हैं। लेकिन मैं माफ़ी मांग लूँगा अगर मुलजिम पकड़े गए तो, जिन्होंने अटैक किया सहाफ़ी पे। ये हामिद मीर साहब का इंटरव्यू और ट्वीट है। तो देखें, इतना अरसा एक आदमी पाकिस्तान में सहाफ़त करता रहा, 20 साल हो गए उसको प्रोग्राम करते हुए। उसको ये नहीं पता कि एक जुर्म दूसरे जुर्म की जस्टिफिकेशन कभी नहीं हो सकता। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफ़ी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा, जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुज़म्मत है। 3 अफराद ने सहाफ़ी को उसके घर के अंदर घुसकर मारा, गलत है, जुर्म है और नहीं होना चाहिए। दूसरा, एक सहाफ़ी ने सरेआम मुल्की सलामती के इदारों पर संगीन तरीन इल्ज़ामात लगा दिए जिसके सबूत नहीं है उसके पास, और फिर कीचड़ उछाला और उनकी तौहीन की। तो ये भी एक गलत चीज़ है, ये भी एक जुर्म है। पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर अगर आप देखें तो ये जुर्म है, इसके ऊपर केस हो सकता है और इसके ऊपर एक केस नहीं ज़्यादा केसेस हो सकते हैं। जो लोग मुतासरीन हैं वो इसके अंदर अदालत से रुजू कर सकते हैं, पुलिस से रुजू कर सकते हैं। ये दूसरा जुर्म है। पहला जुर्म यह है कि एक सहाफ़ी को 3 बंदों ने मिलकर घर में मारा, जुर्म। दूसरा यह कि एक सहाफ़ी ने सड़क पे खड़े होकर और बबांगे दोहल मुल्क की कौमी सलामती के इदारों के ऊपर कीचड़ उछाला, उनकी तजलील की और उन पर संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए, ये भी जुर्म है। अब इनमें एक जुर्म जो है वो दूसरे जुर्म के लिए जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता। हामिद मीर साहब ने यह तस्लीम कर लिया कि मैंने गलत किया है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए और मैं माफ़ी मांगूंगा, लेकिन कंडीशन लगा दी कि जब तक वो मुजरिम नहीं पकड़े जाएंगे तब तक माफ़ी नहीं मांगूंगा। तो ये तो एक डिटाई है, इसके अलावा ये कुछ नहीं है। मैं क्लियर आपको कर दूं कि ये दोनों जुर्म हैं, दोनों चीज़ें गलत हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि ये वाली चीज़ क्योंकि गलत हुई है इसलिए मुझे हक है कि मैं ये वाली चीज़ गलत करूं। ये तो ऐसे ही होगा कि एक आदमी इशारा तोड़कर चला गया और पीछे वाला भी तोड़ के जा रहा है इसलिए कि उसने तोड़ा मैं भी तोड़ रहा हूं। भाई अगर उसने कानून की खिलाफ वर्जी की है तो उससे ये जस्टिफिकेशन तो नहीं पैदा हो जाती कि आप भी कानून की खिलाफ वर्जी करें। एक आदमी पिस्तौल पकड़ के हवाई फायरिंग कर रहा है सरेआम, तो आप भी किसी को गोली मार दें कि जनाब वो भी तो कर रहा है तो मैं मेरे लिए जस्टिफाइड है, जब तक वो नहीं होगा तब तक मैं नहीं। ऐसे नहीं होता, ये दुनिया का कोई कानून नहीं कहता। और पढ़े लिखे अच्छे खासे जर्नलिस्ट हैं और इस तरह की एक अजीबो गरीब जो है उन्होंने वजह पेश कर दी है। तो कोई भी जुर्म दूसरे जुर्म की जस्टिफिकेशन नहीं है। अब आ जाए पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ कि उन्होंने हामिद मीर साहब को कितना मायूस किया। पीपल्स पार्टी जो है वो पहले से ही खुद को एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से मुतमिन कर चुकी है और इदारों की इस बात पर पीपल्स पार्टी को यकीन आ गया है कि इदारे रियासत के साथ खड़े हैं और हुकूमत के साथ सिर्फ काम कर रहे हैं। यानी यही इदारे पीपल्स पार्टी के साथ भी काम करते थे, यही इदारे पीएमएलएन के साथ भी काम करते थे, यही इदारे पीटीआई के साथ भी काम कर रहे हैं। फर्क इतना होता है कि कौन किसके साथ कितने अच्छे तरीके से चलता है। अगर किसी की ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग है या वर्किंग रिलेशन है तो इसमें किसी दूसरी पार्टी का कोई कसूर नहीं है और इस पर आप उंगली नहीं उठा सकते। लिहाजा पीपल्स पार्टी एक रवायती सियासत अब कर रही है जो उनकी है और वो किसी पंगा लेने के मूड में नहीं है। तो हामिद मीर की लड़ाई को उन्होंने तो ओन किया नहीं और ये उनके इदारे का मामला है, सादा सादा इदारे का मामला है, किसी और का तो है नहीं। अब इदारा जाने और उनका सहाफ़ी जाने, अब उनका अपना फैसला है कि वो आने वाले दिनों में क्या करेंगे। उन्होंने ये भी देखना होता है कि उनका इदारा पब्लिक देखती है और पब्लिक परसेप्शन बनती है। लोग सोशल मीडिया के ऊपर गालियां देते हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर अप्रिशिएट भी करते हैं, लोग सोशल मीडिया के ऊपर अब बहुत सारे ऐसे फोरम है आपको पता चल जाता है लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। अब खाली वो रेटिंग नहीं आती मीडिया लॉजिक्स की, और बहुत सारी चीज़ें भी हैं। तो लिहाजा इदारों को बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं, वो पब्लिक में पॉपुलर रहना चाहते हैं। अब जरा आ जाए नून लीग की अंदरूनी कहानी पे। शहबाज शरीफ साहब को बाहर तो जाने नहीं दिया, तो उन्होंने अब पाकिस्तान के अंदर से एक काम शुरू कर दिया है। और वो काम क्या है, इससे पहले जरा ये देख लें कि शहबाज शरीफ साहब और हुकूमत ने एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस थे इनके बाहर जाने के मामले में तौहीन अदालत के या जो फैसला गलत है उस हवाले से वो वापस ले लिए। और वहां सुप्रीम कोर्ट की एक ऑब्जर्वेशन है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ मिला वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता।
सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क्स। शहबाज शरीफ को जिस अंदाज में रिलीफ मिला वो किसी के लिए मिसाल नहीं बन सकता। यानी सुबह केस लगा, 3 दफ़ा बीच में वक्फा आया, 2 दफ़ा वक्फा आया, 3 दफ़ा सुनवाई हुई और शाम तक शहबाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त मिल गई। वो वाली इजाज़त जिसके लिए लोग हफ्ते और महीने अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को मिल गई। यानी वो जो इंसाफ का वर्ल्ड रिकॉर्ड लाहौर हाई कोर्ट में लगा था, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो की थी, वो वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो वर्ल्ड कप सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के लिए, वो किसी और पाकिस्तानी को नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट का बहुत शुक्रिया, उनकी बहुत नवाजिश कि उन्होंने इस मामले को क्लियर कर दिया, वरना ये एक खेल बन जाता और लोग उस तरह का ही इंसाफ मांगते जिस तरह का शरीफ खानदान को मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है, उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने ये मामला और ये जो हमारे दिमाग के अंदर एक सवाल उठा हुआ था और एक अजीब सी कैफियत थी, उसको दूर कर दिया। अब हुआ यह है कि शहबाज शरीफ साहब को बाहर तो जाने नहीं दिया गया ताकि वो जाके नवाज शरीफ के पांव पकड़ें और उनके साथ कोई डील वील बनाए। 2 चीज़ें थी ना, या तो वो नवाज शरीफ को मना लेते और पाकिस्तान वापस आते और मामला चलाते, और अगर नवाज शरीफ ना मानते तो वहीं बाहर रह जाते, उनका ट्रायल रुक जाता, ना उनके बच्चे गिरफ्तार होते ना वो होते। तो ये 2 चीज़ें थी। लेकिन अब उनको पाकिस्तान में रहना होगा, पाकिस्तान में रहने के लिए उनको अपने आप को नरम करना होगा और नवाज शरीफ साहब को मनाना होगा कि मुझे पार्टी की क़यादत दी जाए। तो शहबाज शरीफ साहब ने अपना काम बहुत तेज़ कर दिया है। PMLN की एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में हमजा शहबाज भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, साद रफ़ीक भी थे, परवेज़ रशीद भी थे, राना सनाउल्लाह भी थे, शाहिद खाकान अब्बासी भी थे, उसमें खुरम दस्तगीर भी थे, दीगर लोग भी थे। तो ये ऑनलाइन सेशन हुआ नवाज शरीफ साहब के साथ, उनका इसहाक डार साहब भी थे। तो इसमें अब डिस्कशन शुरू हुई है कि PMLN का बयानिया क्या होना चाहिए और किस तरह पार्टी को लीड करना और कैसे चलाना है। तो इसमें जो अक्सरियत है, शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब, साद रफ़ीक साहब, इवन शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं कि जी मुज़ाहमत करनी चाहिए लेकिन इदारों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब इदारों के ऊपर अटैक करने की पॉलिसी ख़त्म हो जानी चाहिए। शहबाज शरीफ साहब भी यही कह रहे हैं, हमजा भी यही कह रहे हैं, साद रफ़ीक भी यही कह रहे हैं। परवेज़ रशीद जो हैं वो जोर दे रहे हैं दोबारा से, क्योंकि पहले भी परवेज़ रशीद ने मरवाया था PMLN को लड़वा के इदारों के साथ, कभी डॉन लीक करवा, कभी कुछ करवा, कभी कुछ करवा, इदारों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश की और उसके बाद ये सूरत हाल बनी। और फिर जब इंक्वायरी हुई तो सारा मामला उठा के इदारों के ऊपर डालना शुरू कर दिया, मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो। ये सारा परवेज़ रशीद साहब और उनके साथियों का कमाल है। राना सनाउल्लाह साहब ने एक ख्वाहिश का इजहार किया है कि मरियम नवाज साहिबा को कोई कायदाना रोल पार्टी के अंदर दिया जाए, क्योंकि इस मीटिंग में वो थी नहीं, एक नायब सदर का होना वह बनता नहीं है, क्योंकि वो हरारकी जो है वो अहम लोगों की है, उन लोगों की है जो पार्टी के अंदर अच्छे ओहदे रखते हैं। बहरहाल इस मीटिंग के अंदर ज़्यादा लोगों ने जोर दिया, मियां नवाज शरीफ साहब एक लफ्ज़ नहीं बोले, वो खामोश रहे, लेकिन ज़्यादा लोगों ने यह जोर दिया। अभी मियां साहब ने थोड़ा बहुत बोले लेकिन अपनी राय उन्होंने नहीं दी। मियां नवाज शरीफ साहब अपनी राय बाद में देंगे और ये मीटिंग अभी चलती रहेगी। PMLN ने फैसला करना है कि उन्होंने इदारों के साथ टकराव की पॉलिसी अपनानी है या सिर्फ हुकूमत के ऊपर दबाव डालना है और इदारों के साथ सुलह करनी है। लेकिन इमरान खान साहब का एक और प्रॉब्लम यह है कि वो इस वक्त किसी किस्म का रिलीफ देने के मूड में नहीं है, और जब इदारे रिलीफ देना चाहें या शहबाज शरीफ साहब के लिए कोई रास्ता निकालें तो इमरान खान साहब रास्ते में आकर खड़े भी हो जाते हैं, जैसा कि अभी उनको बाहर जाने से रोक दिया इमरान खान साहब ने। तो ये भी एक नई मुसीबत है। तो दबाव डालने के साथ साथ मफाहमत साथ साथ चले, ये कैसे होगा। मरियम नवाज ने एक जुमला कहा था थोड़े दिन पहले, उन्होंने कहा कि मुज़ाहमत होगी तो मफाहमत निकलेगी या मफाहमत होगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि फ़ौज को गालियां दो, उसके साथ बदतमीज़ी करो, उसको दीवार के साथ लगाओ, जर्नैलों के नाम लो, उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस लगाओ, उनके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाओ, और जब वो इल्ज़ामात लगे तो फ़ौज डर जाए और फ़ौज आपसे पूछे जनाब क्या चाहते हैं, मफाहमत चाहते हैं, हमारे लिए रास्ता निकालिए जी, हमें वापस गोद में चढ़ाइए, हमने इक़्तिदार में आना है। ये है वो तरीक़ाकार कि पहले दबाव डालो, इनका गला पकड़ो और जैसे ही ये कहें जी बताएं आप चाहते क्या हैं, तो अपना ख्वाहिश का इजहार करो, जनाब हमें इक़्तिदार दे दें या इस तरीके से हमें इक़्तिदार में लेकर आएँ। तो इसके लिए इसको कहते हैं कि मफाहमत, मुज़ाहमत से मफाहमत निकलती है। और ये वो जो सारा नैरेटिव था ना PMLN का कि फ़ौज का सियासत में कोई किरदार नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, फ़ौज सियासत के अंदर बात ही ना करे। नंबर 3, कोई पॉलिटिकल आदमी फ़ौजी के साथ मिले ही ना, उनके साथ बातचीत ना करे और इनका किरदार ज़ीरो करो। ये चौकीदार है, इनको जाके वहाँ पे बिठाओ छावनियों के अंदर या इनको बिठाओ जाके बॉर्डर्स के ऊपर। ये था ना नैरेटिव PMLN का। तो अब उसी फौज के साथ क्यों ग्रैंड डायलॉग करना चाह रहे हैं? शहबाज शरीफ साहब तो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को शामिल करो और ग्रैंड डायलॉग करो, फौजियों को बिठाओ, हुकूमत को बिठाओ,
अपोजिशन को बिठाओ, बाकी लोगों को बिठाओ, वकला को बिठाओ, सिविल सोसाइटी को बिठाओ, मीडिया को बिठाओ, हम भी बैठते हैं, ग्रैंड डायलॉग करते हैं। किस चीज के ग्रैंड डायलॉग? आपके ऊपर केसेस चल रहे हैं, केसेस का सामना कीजिए, वहां से बाइज्जत बरी होइए, आकर इलेक्शन लड़िए। अगर इलेक्शन में आपको वोट पड़े, आप हुक्मरान बन जाएं, वोट ना पड़े तो अपोजिशन में चले जाएं, बात खत्म। ग्रैंड डायलॉग किस चीज के करने हैं? पाकिस्तान में ऐसा क्या हो रहा है जिसपे ग्रैंड डायलॉग आपको चाहिए? पार्लियामेंट मौजूद है, वहां पे कश्मीर को डिस्कस करें। पार्लियामान मौजूद है, वहां पे अफगानिस्तान को डिस्कस करें। पार्लियामान मौजूद है, वहां पे फलस्तीन को और फॉरेन अफेयर्स के जितने इश्यूज हैं उनको डिस्कस करें। अभी बजट आ रहा है, पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन करें। जितनी चीजें हैं उसके लिए फॉरम्स मौजूद हैं। लेकिन ये जिस ग्रैंड डायलॉग की बात कर रहे हैं वो आइन में है ही नहीं। वो सरीहतन आइन की खिलाफ वर्जी है कि फौज को बिठाओ जी, इदारों को बिठाओ जी, फलां स्टेक होल्डर्स को बिठाओ जी, हम भी बैठेंगे जी। बैठ के ग्रैंड डायलॉग करते हैं, किस चीज पे करना है? कोई एजेंडा तो दे। कौन सा ऐसा बहरान पैदा हो गया है जिसके ऊपर ग्रैंड डायलॉग पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं? ग्रैंड डायलॉग सिर्फ एक चीज पे चाह रहे हैं कि माजी के मुकदमात खत्म किए जाएं और आगे बढ़ें और हम सबको सियासत करने दें, हमें कोई ना छेड़े। ये है जी ग्रैंड डायलॉग, और कुछ नहीं है। इस पे और बात करते रहेंगे क्योंकि PMLN अभी रुक नहीं रही, वो इनके ऊपर मजीद मीटिंग्स कर रही है। हम आपको इत्तला देते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।